आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, बट ऐसा कुछ हुआ। और दूसरी वाली स्टोरी तो खास मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि उसको सुनने के बाद जैसे मैंने सर्च किया इसके बारे में, वैसे आप भी उस चीज़ को पर्टिकुलरली जाकर यकीनन सर्च करेंगे और उसको देखना चाहेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है। बट उससे पहले आप एक चीज अभी आपके सामने है उसको जरूर देख लें कि उसको क्या बीमारी है, और वो है लाइक बटन। उसके पास अपने अंगूठे को ले जाकर उसकी बीमारी पूछे, अंगूठे से बीमारी को दबाएं, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। दिन था 23 दिसंबर 2010 का और जगह थी यूनाइटेड किंगडम के अंदर बनी हुई ये एक कायाक फैक्ट्री। अब आप कहेंगे कि एक कायाक क्या होती है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि समुद्र में या फिर नहरों के अंदर एक आदमी एक वो कौन जैसी आपने देखा होगा ना शेप में, वो छोटी सी नाव के अंदर बैठकर अपने पैर आगे की तरफ करके ऐसे ऐसे चलाता रहता है। वो प्लास्टिक की बनी होती है और वो नाव, एक छोटी छोटी नाव को ही कायक कहा जाता है। और ऐसी ही कायक यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक फैक्ट्री लगाई गई थी इसकी, और इसी फैक्ट्री के कैंटीन एरिया में 23 दिसंबर 2010 की सुबह 54 साल का एलन और उसका होने वाला दामाद मार्क, ये दोनों आपस में कैंटीन एरिया में बैठकर बातें कर रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि उनको आखिर अभी छुट्टियां होने वाली थी क्रिसमस की, और उससे पहले क्रिसमस के तौर पर उनको क्या क्या गिफ्ट्स मिले। दोनों एक दूसरे को बहुत एक्साइटमेंट से बता रहे हैं कि मुझे ये मिला, मुझे उसने वो दिया, मेरे दोस्त ने ये दिया। एलन भी सामने से बता रहा है कि हाँ मुझे भी ये मिला, मेरे दोस्त को मैं अब ये देने वाला हूं। दोनों बहुत ही दबी हुई आवाज में बातें कर रहे थे, क्योंकि वो किसी और को नहीं बताना चाह रहे थे कि आखिर उनकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। जल्दी ही इनका नाश्ता जो इनकी टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसको उन्होंने पूरा किया, फटाफट से सारे बर्तनों को समेटा और जाकर काउंटर पे दिया, और वापस दोनों अब अपनी अपनी शिफ्ट के ऊपर जा चुके थे। असल में एलन इस कैक फैक्ट्री के अंदर तकरीबन पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से काम कर रहा था और उसको इस फैक्ट्री का बहुत अच्छे से ज्ञान हो चुका था, मतलब वो यहाँ के सीनियर एम्प्लॉइज में से एक था। दूसरी तरफ एलन के होने वाले दामाद मार्क ने हाल ही में इस फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया था और उसकी इस फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल रूम में नौकरी शुरू की गई। खैर, ये सारा नाश्ता वगैरह करके एलन अपने नीचे वाले फ्लोर के ऊपर काम धंधे पर जा चुका था। दूसरी तरफ मार्क अपने ऊपर वाले फ्लोर पर इलेक्ट्रिकल रूम में जा चुका था। असल में नीचे एलन जिस फ्लोर के ऊपर जा रहा था वहीं पर इस फैक्ट्री के अंदर कायक बनाई जा रही थी, मतलब कि जितने भी मोल्डिंग, जितने भी डाई और सांचे लगे हुए थे। आपको पता होगा कि कायक किस तरीके से बनाते हैं, नहीं पता तो मैं बता दूं कि प्लास्टिक को एक सांचे के अंदर डाला जाता है, लिक्विड गर्मा गर्म उबलते हुए प्लास्टिक को उस सांचे के अंदर डालकर ठंडा किया जाता है ताकि वो ठंडा होते ही उस कायक की शेप ले ले और बाद में उस कायक को उस सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पर काफी सारी मशीन्स लगाई गई थी और उन्हीं मशीन में से एक मशीन जो अभी तक बंद पड़ी थी, और जैसे ही एलन नीचे पहुंचा उस मशीन को देखने के लिए, तो एलन ने नोटिस किया कि हाँ यार सभी मशीनें तो चल रही हैं, सिर्फ एक यही बंद है। और उसको बाद में याद आया कि हाँ कल भी तो इस मशीन के बारे में बात हो रही थी, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल फ्यूज की खराबी आ चुकी है, तो क्यों ना जाकर एक बार इस मशीन को अंदर से देख लिया जाए। तो एलन सीधा उस मशीन की तरफ गया और वहीं पर साइड में रखा हुआ उसने अपना एक फावड़ा भी उठाया और उस फावड़े को उठाकर वो सीधा अंदर जा चुका था। क्योंकि वो अब इस फावड़े से ही इस मशीन की जो एक कमरे से भी बड़ी थी वो इस मशीन की सफाई करने वाला था। असल में जितना भी प्लास्टिक इस कायक मशीन के अंदर डाला जाता है उसमें से थोड़ा बहुत तो सांचे से बाहर निकल ही जाता है टपक टपक कर, और वो पूरा का पूरा टपका हुआ प्लास्टिक आसपास में जितनी भी दीवारें मौजूद थी इस मशीन की, उस दीवारों के ऊपर जाकर चिपका हुआ था। तो एलन ने सोचा कि क्यों ना वो इस फावड़े से खुरच खुरच कर इस मशीन की सफाई कर दे, और जल्दी ही यहाँ एलन ने उस फावड़े से उस दीवारों के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक को उतारना शुरू कर दिया। बहुत जोर जोर से वो उसको खुरच रहा था और सारा प्लास्टिक उधर उतर कर नीचे भी गिरने लगा। एलन को भी पिछली रात ये बताया गया था कि आने वाले कुछ दिनों के लिए हो सकता है इस मशीन को बंद रखना पड़े, तो जितने भी इस मशीन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग मशीनों के ऊपर जाकर अपनी नौकरियां पूरी करें, इस मशीन को कोई भी ना छेड़े। बट जब एलन इन दीवारों के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक को फावड़े से उतार रहा था तभी उसको बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी, और वो आवाज उसके पीछे से सुनाई दे रही थी उसको, तो मतलब उसके पीछे कुछ तो चल रहा था। तो जैसे ही उसने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाकर देखा, उसने नोटिस किया कि इस चैम्बर के, जिस चैम्बर के अंदर वो खड़ा है, इस चैम्बर के दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। मतलब ये मशीन ठीक हो चुकी है, इसके अंदर जो भी फॉल्ट था वो ठीक किया जा चुका है और ये मशीन अब ऑपरेशनल है। इससे पहले कि एलन कुछ भी कर पाता उतने में ही वो दरवाजे बहुत तेजी से, हाइड्रोलिक दरवाजे अपने आप बंद किए जा चुके थे, वो पूरे तरीके से अंदर फिट हो चुके थे, एक दूसरे के अंदर लॉक हो चुके थे, और एलन अब इस चैम्बर के अंदर ही था।
जैसे ही ये चीज एलन ने देखी, एलन ने तुरंत वो फावड़ा वहीं पर फेंका, तुरंत उस दरवाजे के पास गया, उसको रोकने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि वो दरवाजे लगभग पूरे तरीके से बंद हो चुके थे, एलन ने अंदर से ही उन दरवाजों को पीटना शुरू कर दिया कि कोई तो जो बाहर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो मेरी आवाज सुन ले और इस चैम्बर को दोबारा से जल्दी खोल दें। उससे ज्यादा डराने वाली बात एलन के लिए ये थी कि एलन ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ये दरवाजे अपने आप बंद कैसे हो रहे हैं और क्या ये मशीन ठीक हो गई है। उसको किसी ने बताया ही नहीं कि सुबह सुबह इलेक्ट्रीशियंस ने आकर इस मशीन को ठीक कर दिया है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी आगे फाइल की जा चुकी है और आगे अभी इस मशीन को दोबारा से ऑपरेशन में लिया जाने वाला है और उसी की अभी टेस्टिंग चल रही है। बट एलन को कुछ भी नहीं पता। एलन जस्ट उसकी साफ सफाई कर रहा था, सामने से दरवाजे बंद होने शुरू हुए। अब एलन के माइंड में ये तो था कि हाँ, अगर ये दरवाजे बंद हुए हैं मतलब मशीन ठीक हो गई है और वो अंदर इसके फंस चुका है, इसके बारे में किसी को भी बाहर जानकारी नहीं है। ऑब्वियसली अंदर फंसे हुए एलन ने बहुत जोर जोर से उन दरवाजों को पीटा होगा अंदर से, लेकिन तभी उसको ये भी महसूस होने लगा होगा कि हाँ, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो अंदर दरवाजों को पीट रहा होगा, उन दरवाजों ने, उस सारी की सारी दीवारों ने अंदर ही अंदर गर्म होना शुरू कर दिया। जी हाँ, अभी जिस जगह के अंदर, जिस चैम्बर में ये एलन खड़ा था, 54 साल का एलन खड़ा था, ये चैम्बर कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावरफुल एक माइक्रोवेव अवन था और ये अवन अब बंद होकर शुरू हो चुका था। इसके अंदर टेम्परेचर अब बढ़ने वाला था। अब जैसे ये चीज़ एलन ने नोटिस करी होगी, ऑब्वियसली उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया होगा, ज़ोर ज़ोर से दरवाजों को पीटा होगा, बट बाहर सुनने वाला कोई भी नहीं। बाहर क्योंकि आवाज़ उसकी जा ही नहीं सकती और कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अंदर मशीन के कोई बंदा भी फंसा हो सकता है। लगभग 3 से 4 मिनटों के अंदर ही उस अवन की सारी दीवारें जलकर लाल हो चुकी होंगी और इतनी लाल कि लिटरली बेचारा एलन नीचे फर्श के ऊपर खड़ा भी नहीं पा रहा होगा। ऑब्वियसली वो जहां भी खड़ा होगा वो अंगारों के ऊपर खड़ा था। लिटरली वो एक जलते हुए कमरे के अंदर था। अब ऐसे माहौल के अंदर कोई व्यक्ति कितनी ही देर खड़ा रह पाएगा, कितनी ही देर चिल्ला पाएगा, कितनी ही देर बच पाएगा। सबसे पहले एलन ने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों ने जलना शुरू किया होगा। ऑब्वियसली वो खड़ा होगा उस टाइम पर और उन जूतों के जलने की वजह से उसके पैरों में भी आग लगी होगी। उसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अब बढ़ने लगा होगा। बाहर का टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और जूतों के जलने के साथ ही में उसके शरीर ने भी बाकी के पूरे आग पकड़ ली होगी और उसके बाद से ही वो अंदर से भी जलने लगा होगा। लिटरली एक पूरा का पूरा आदमी इस बड़े से माइक्रोवेव ओवन के अंदर भुन रहा था, जल रहा था। और तभी बाहर काम कर रहे वर्कर्स ने इस चैम्बर के अंदर से काले रंग का धुआं बहुत तेजी से बाहर निकलते हुए देखा और जैसे ये चीज इन लोगों ने नोटिस करी, सारे के सारे भागकर सीधा इस चैम्बर के पास गए। इस चैम्बर का इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया और जल्दी इसके सारे के सारे गेट्स को खोला गया और जैसे ही वो गेट खोला उन लोगों ने, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जो चीज सामने देख रहे हैं वो असली भी है या नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई अंदर चीज पड़ी होगी, कोई और चीज, कोई प्लास्टिक की चीज जो जलकर उसका काला धुआं बाहर निकल रहा है। बट अंदर तो एक आदमी लिटरली पूरा का पूरा जलकर काला हो चुका था और उसकी लाश नीचे बहुत ज्यादा फुली हुई और अलग अलग जगहों से फटी हुई उसी फर्श के ऊपर पड़ी थी जो पूरे तरीके से लाल था। उसके अंदर से बहुत सारी गर्मी बाहर निकल रही थी। जब और वर्कर्स ने एलन की लाश को इस हालत में देखा, उनमें से कोई भी विश्वास नहीं कर पाया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर एलन ऐसी गलती कैसे कर सकता है। वो इस चैम्बर के अंदर गया ही क्यों, किसने उसे जाने के लिए कहा था। अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे हादसे के पीछे की बैक स्टोरी। असल में एलन और उसका फ्यूचर सन इन लॉ मार्क, ये दोनों जैसे ही कैंटीन एरिया से बाहर निकलकर मार्क अपने काम में ऊपर चला गया इलेक्ट्रिकल रूम में नीचे की तरफ, ये एलन अपने चैम्बर रूम में आ चुका था। और जैसे ही एलन ने देखा कि उस चैम्बर के अंदर वो चैम्बर खराब है और उस चैम्बर के दीवारों के ऊपर काफी सारा प्लास्टिक लगा हुआ है, वो अंदर जाकर क्यों ना इस प्लास्टिक को साफ कर दे और उस पूरे के पूरे चैम्बर की जांच कर ले। उसी टाइम पर मार्क, जो कि ऊपर अपने इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर था, उसी इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर सभी चैम्बर्स के इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगे हुए थे, वहीं से इन चैम्बर्स को ऑन और ऑफ किया जाता था। और जैसे ही यहां मार्क ने देखा कि इस पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल के अंदर सिर्फ एक लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब ये साफ था कि इस चैम्बर वाली जो भी दिक्कतें थी वो सारी खत्म कर दी गई हैं। इसके सर्किट बोर्ड को ठीक कर दिया गया है और ये चैम्बर बिल्कुल रेडी है अपना काम करने के लिए। और तुरंत ही ये चीज देखते ही मार्क ने वो हरा बटन दबा दिया इस चैम्बर को शुरू करने के लिए। और जैसे ही मार्क ने ऊपर से हरा बटन दबाया, उसी टाइम पर एलन नीचे इस चैम्बर के अंदर था। मार्क के वो हरा बटन दबाते ही सबसे पहले चैम्बर के दोनों दरवाजे नीचे बंद हुए और एलन अंदर ही फंस गया। और उसके बाद वो चैम्बर पूरा स्टार्ट हुआ। तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एलन पूरा भुन चुका था। और ये गलती लिटरली किसकी माने अब आपको आगे पता लगेगा। बेशक चाहे गलती हुई हो या फिर कुछ भी हुआ हो, मार्क ने अपने होने वाले पापा यानी कि होने वाले फ्यूचर फादर इन लॉ को
लिटरली मार डाला, वो भी बहुत बहुत बदतर मौत। एलन के परिवार वालों ने तुरंत ही कोर्ट के अंदर केस भी दायर किया और इसके तकरीबन 5 सालों बाद इस केस के ऊपर निर्णय आया कि हाँ, यहाँ पर कंपनी वालों की भी गलती थी कि उन्होंने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा, इमरजेंसी स्टॉप बटन का ध्यान नहीं रखा और ये भी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अंदर काम तो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। उन्होंने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा कंपनी के मालिक को भी इसमें 9 महीने की सजा सुनाई गई और उसको 25,000 पाउंड्स विक्टिम के परिवार को मुआवजा देने के लिए कहा गया। 29 मई 2007 की रात को फिलीपींस के सैन मटुआ नाम के शहर के अंदर रहने वाले 29 साल के रोमी बिलुगला नाम के इस लड़के ने अपने सभी दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया कि क्यों ना आज रात को वो थोड़ी पार्टी वगैरह करें, क्योंकि उनका बहुत अच्छा बोनस आया था, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स उनको नौकरी के अंदर मिले थे। तो ऑब्वियसली सभी का प्लान बन चुका था कि आज रात को वो अच्छे से लवली लवली पैग लगाएंगे और आराम से भंड होकर सेट होकर घर जाएंगे और अगली सुबह आराम से उठकर ऑफिस जाएंगे और अपने काम धंधे को देखेंगे। रोमी अपने बाकी के दोस्तों की तरह बहुत ज्यादा खुश था और खुशी के चक्कर में उन्होंने एक एक बोतल पहले ही ठेके से साइड में से ले ली और उसी को अपने घर पर ले जाकर उसमें से लवली लवली पैग लगाकर अपना सुरूर बनाकर अब ये सभी दोस्त तैयार थे उस बार के अंदर जाने के लिए। उस टाइम पर उन सभी ने अपनी अपनी ड्रेस ही चेंज करी, सभी ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और उन सभी ने अपने अपने जो इंसेंटिव्स आए थे वो सारे बैंक से निकलवा कर अपनी जेब में डाले। अब क्योंकि वहां जाकर खर्च भी तो करने हैं, उनको आग भी तो लगानी है। असल में जिस शहर के अंदर रोमी और उसके सभी दोस्त रह रहे थे, सैन मटेओ, इस शहर की एक अलग ही बीमारी है। या तो इस शहर के अंदर बहुत बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं या फिर इस शहर के अंदर बहुत बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। मतलब कि अगर इस शहर के अंदर कोई काम कर रहा है तो उसके पास पैसा है, अगर उसके पास से काम गया तो लिटरली वो सारा का सारा अपना तामझाम उठाकर सीधा झुग्गी झोपड़ियों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, उसको स्लम एरियाज के अंदर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ रोमियो उसके दोस्तों के साथ भी चल रहा था। जब तक वो पहले काम कर रहे थे उनके पास अच्छा घर था, रहने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें थी, बट जैसे ही उन सभी की नौकरी गई, अब बाद में वापिस ये सभी के सभी लोग स्लम एरिया के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। अब वापिस उनको काम मिला था और उस काम से अच्छा खासा पैसा उनके पास आ रहा था, तो अब उस पैसे को आग लगानी थी, उनको खर्च भी तो करना था। लेकिन जिस बार के अंदर रोमी और उसके दोस्त सभी घुसे थे उस बार के अंदर कैरियोके वगैरह का प्रोग्राम नहीं था। आपने देखा होगा कि बाहर के देशों के अंदर ये कैरियोके बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब कि लोग ऊपर चढ़ चढ़कर लाइव गाना गाते हैं, पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, इसी चीज को कैरियोके वहां पर कहा जाता है। फिलीपींस के अंदर और जापान के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है, वहां इस चीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट उस बार के अंदर कैरियोके नहीं था, तो सभी दोस्त वापस बाहर निकले, दूसरे बार के अंदर गए और उसके अंदर कैरियोके मौजूद था। असल में रोमी और उसके सभी दोस्तों को गाना गाना बेहद पसंद, वो सभी आपस में बड़बड़ाते रहते, सारा दिन कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते, चाहे वो काम पर क्यों ना हो, चाहे वो खाली क्यों ना बैठे हो, इन सभी को गाना बहुत पसंद। अब बेशक रोमी और उसके दोस्तों के ग्रुप के अंदर वो कुछ खास सिंगर नहीं था, उसके दोस्त उससे बढ़िया गा लेते थे, बट रोमी को ऐसा लग रहा था कि टाइम के साथ वो भी इनके जैसा गाने लगेगा, उसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है, वो धीरे धीरे बहुत अच्छा बनता जाएगा और जल्दी ही वो एक अच्छा सिंगर इनसे भी बनकर दिखाएगा। जैसे ही रोमी और उसके दोस्तों को कैरियोके वाला बार मिला, उन्होंने बाहर खड़े बाउंसर से हाय हेलो करी और वो सीधा उस बार के अंदर जा चुके थे। अंदर जाते ही काफी भीड़, अंदर लोग नाच कूद रहे थे, कहीं बैठ के कोई कोने में दारू वगैरह पी रहा है, कोई नशे में भंड पहले ही पड़ा है, कोई उल्टियां कर रहा है। तो उन सभी लोगों को चीरते हुए ये लोग आगे की तरफ गए जहां पर एक्चुअल में कैरियोके स्टेज लगी हुई थी और उसी के बराबर में 2 टेबल्स खाली पड़ी थी और इन सारे के सारे दोस्तों को ये मौका मिल गया। इन लोगों ने दोनों की दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ा और इन टेबल्स के चारों ओर ही ये सारे लोग बैठ चुके थे। टेबल पर बैठते ही सभी दोस्तों के बीच में हंसी मजाक शुरू हुआ और इतने में ही वेटर आ चुका था अपना वो कॉपी लेकर और उस कॉपी पर वो ऑर्डर लेने वाला था। और जैसे ही सभी दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले बियर का ऑर्डर दिया और बियर के कई राउंड्स अब इस टेबल पर पहुंच चुके थे। एक एक करके सभी की सभी बोतलें ये दोस्त चढ़ा रहे थे और चढ़ाते चढ़ाते ही एक एक दोस्त अपनी टेबल से उठा और सीधा कैरियोके मशीन के ऊपर जाकर म्यूजिक डिसाइड करने लगा और वो सभी के सभी दोस्त अब एक एक करके इसी कैरियोके मशीन के ऊपर अब गाना गाने वाले थे। किसी दोस्त ने फिलिपीनी गाने को ही चूज किया, किसी ने अमेरिकन पॉप सॉन्ग्स को चूज किया और जैसे ही एक एक करके दोस्त उस मशीन के साथ अपना गाना गा रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरे क्राउड का माहौल बन चुका है। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उनके द्वारा गाए गए गाने के ऊपर झूम रहा है, अपना मजा कर रहा है, सुरूर उसका बन चुका था। वो जो दारू उन्होंने पी थी उस दारू का असर अब इन गानों के ऊपर दिख रहा था। सभी बहुत ज्यादा खुश, सभी के अंदर अब जोश आ चुका था। लिटरली पूरे फिलीपींस के लोग कैरियोके से एक अलग ही प्यार करते हैं, इतना प्यार कि बहुत सारे लोग तो बहुत सारे परिवार तो अपने घर के अंदर ही कैरियोके मशीन ला कर रखते हैं ताकि वो जब भी टाइम मिले उनको वो इस कैरियोके मशीन के साथ म्यूजिक बजाकर अपना गाना गा सकें और एंजॉय कर सकें। अब वहां रोमी और उसके काफी सारे दोस्त थे तो सभी ने एक एक करके गाना गाना शुरू किया। अब
किसी दोस्त के ऊपर तो क्राउड बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता, बहुत ज़्यादा झूम रहा था, नाच कूद रहा था। अब कोई कोई होता था उसमें दोस्त उसका जिसको गाना ढंग से नहीं गाना आ रहा और जो गाना उसने चूज़ किया है वो क्राउड को पसंद नहीं आया, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर खड़े खड़े उसको गालियाँ भी देते। बट इनसे रोमी और उसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जस्ट अपना गाना पूरा करके, अपनी बारी पूरी करके सीधा टेबल पर जाकर बैठते, दोबारा बियर की बोतल उठाते, वहाँ से चखना उठाते, बियर के साथ चखना वगैरह खाकर अपना दोबारा से सिंगिंग कर रहे थे। अब साइड में बैठा हुआ रोमी, उसके दिल में धक धक शुरू हो चुकी थी। उसको गाने से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको गाना गाना बहुत पसंद है। बट जिस गाने को उसने मन ही मन में चूज किया था कि हाँ वो इस गाने को गाने वाला है, उसको पता था कि जो गाना उसने चूज किया है ये बहुत अजीब है, क्राउड इससे हो सकता है परेशान हो जाए या फिर उनको मजा ना आए या फिर वो कुछ भी कर दे। बट अगर उसने वो ये गाना गा दिया तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल के ऊपर होगा और उसको वो बहुत अच्छा भी लगेगा। मन ही मन में रोमी अपने इस गाने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, उसको डर भी लग रहा था। अब वो वेट कर रहा था कि कब उसकी बारी आएगी। खैर अभी रोमी से पहले जो उसका दोस्त गाना गा रहा था, उतने में ही इस क्राउड के बीच में खड़ा हुआ इस बार का एक बाउंसर जिसका नाम रोबलिटो और टैगो था, वो रोबलिटो वहां उस क्राउड को चीरते हुए इस टेबल के पास आया क्योंकि वो इन सभी लड़कों से मिलना चाह रहा था। वो बाउंसर, इस पूरे बार का सिक्योरिटी गार्ड, वो मिलना चाह रहा था इन लड़कों से जो उठ उठकर वहां गाना गा रहे हैं, क्योंकि उसको इनके गाने बहुत पसंद आ रहे थे। और जैसे ही रोबलिटो इस क्राउड को चीरते हुए इन लड़कों के पास आया, इन लड़कों ने उसको देखा, सभी ने उसे हेलो मिलाया। रोबलिटो ने अपना इंट्रो इन लड़कों को दिया, इन लड़कों ने अपना इंट्रो इस रोबलिटो को दिया जो स्टेज के ऊपर गाना गा रहा था। उसकी तरफ रोबलिटो ने इस तरीके से थम्स अप किया कि हाँ तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। और तभी यहाँ रोबलिटो को देखते ही उन सभी लड़कों ने जो बाहर टेबल पर बैठे हुए थे, इन लड़कों ने उसके लिए भी एक गिलास के अंदर बियर डाली और उसको भी दे दी कि हाँ यार तुम भी पियो, तुम भी हमारे साथ ही हो, तुम भी मजा लो। रोबलिटो ने भी वो बियर का गिलास लिया और बियर पीते पीते गाने को एंजॉय करने लगा, उनके साथ नाच कूदने लगा। और तभी यहाँ पर अब बारी थी रोमी की। अब रोमी स्टेज को ऊपर जाने वाला था और इस कैरियोके मशीन के ऊपर अपना गाना गाने वाला था। रोनी से पहले जो लड़का स्टेज के ऊपर खड़ा होकर गाने गा रहा था, अब उसका गाना जल्दी फिनिश हुआ और वो सभी को थैंक्स करते हुए स्टेज से बाहर निकला। स्टेज से नीचे उतरकर सीधा अपने दोस्तों के ग्रुप में आया और आते ही सबसे पहले बाउंसर से हाथ मिलाया। बाउंसर ने उसको बहुत प्रशंसा करी कि हाँ तुमने बहुत बढ़िया गाना गाया, मजा आ गया सुन के। और तभी अपने बारे में इतनी प्रशंसा सुनकर वो दोस्त बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने बारटेंडर की तरफ इशारा किया कि हाँ तुम और भी बियर ले आओ और स्पेशली इस बाउंसर को पिलाओ मेरी तरफ से। और बियर के कप्स आ चुके थे और जल्दी ही अब वो बाउंसर उन लोगों के साथ ही खड़ा होकर, रोमी के साथ ही खड़ा होकर अब अपनी बियर पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। इसके सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद अब बारी थी रोमी की। अब उसको वहां से खड़ा होकर सीधा स्टेज के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। रोमी अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपनी शर्ट को ठीक किया और शर्ट को ठीक करते ही सभी को हेलो मिलाते हुए सभी ने कहा उसको कि तुम बढ़िया से गाओगे, बहुत अच्छे से स्टेज को आग लगा देना, मजा करना, एकदम रॉकिंग तुम्हारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऑडियंस को मजा आ जाना चाहिए। ये चीज़ सुनकर रोमी खुश हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती फुलाकर पूरे ग्रुप से बाहर निकलकर सीधा स्टेज के ऊपर चढ़ा और आते ही कैरियोके के पास खड़े होकर उसने आगे की मौजूद सारी ऑडियंस को देखा, क्राउड को देखा, जो कि अभी ऑब्वियसली पिछली परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको सुरूर चढ़ चुका था कि हाँ ये सारे के सारे अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस क्राउड को देखते हुए रोमी बस यही सोच रहा था कि जो गाना उसने चूज़ किया है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, बेशक वो एक क्वेश्चनेबल है, बेशक वो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या वो स्टेज के ऊपर गाने के लिए ठीक है भी या नहीं, बट फिर भी उसको मन में ऐसा लग रहा था कि हाँ वो इस गाने को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। और वो खुद से जब अपना पूरा जी जान लगाकर इस गाने को परफॉर्म करेगा तो सामने मौजूद ऑडियंस को बहुत मजा आएगा, वो सभी इसको बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे और सभी इसको बहुत ज़्यादा प्यार भी देंगे। तभी रोमी ने कैरियोके के ऊपर बैकग्राउंड में वो गाना बजाना शुरू किया, उसका म्यूजिक शुरू किया। और जैसे वो म्यूजिक पूरे बार के अंदर बजा, जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, चिल्लियां मार रहे थे, वो सभी के सभी लोग एकदम शांत, कंप्लीटली साइलेंट और सभी के सभी बस कैरियोके मशीन की तरफ देखने लगे कि आखिर इस मशीन को कौन चला रहा है और ये जो गाना उन्होंने अभी शुरू किया है क्या वो सच में इस गाने को गाने वाला है। लिटरली सभी के सभी अभी रोमी की तरफ देख रहे थे और रोमी ने देखा कि हाँ पूरा का पूरा क्राउड लिटरली पूरा शांत हो चुका है और सभी का ध्यान उसके ऊपर है और उसको मन ही मन लग रहा था कि हाँ अभी तो शांत है। सभी सोच रहे होंगे कि क्या गाना मैंने चूज किया है और जो चूज किया है वो ठीक है भी या नहीं, बट उसको मन ही मन में लग रहा था कि जब वो एक्चुअल में इस गाने को गाना शुरू करेगा अपनी आवाज में तो वो सभी के मन के अंदर अपनी जगह बना लेगा। ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छे से गाना आता है। रोमी ने जैसे ही उस माइक के अंदर अपना वो गाना गाना शुरू किया तभी ऑडियंस को लगने लगा कि हाँ यार गाना इतना भी बुरा नहीं है और गाने वाला बुरा नहीं है। गाना बेशक कैसा हो इसका आपको आगे पता लगेगा, बट ये जो गाना गा रहा है बंदा ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छे से गा रहा है। और तभी धीरे 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 जो शोर पहले था इस बार के अंदर वो शोर वापस आ गया। जो लोग पहले से अपना
सुरूर में जी रहे थे, सुरूर में अपना नाच रहे थे, उन्होंने नाचना कूदना वापस शुरू किया और तभी रोमी को लगने लगा कि हाँ वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हटके होने वाली है। रोमी ने अपना ध्यान घुमाकर अपने दोस्तों की तरफ देखा और उन दोस्तों के साइड में खड़े हुए उस बाउंसर को भी देखा जिसके हाथ में अभी भी बियर का गिलास था और वो बाउंसर बहुत अच्छे से बहुत खुशियां भरी निगाहों से रोमी को ही देख रहा था, उसके साथ साथ उसका गाना गा रहा है। रोमी ने जैसे उस बाउंसर को देखा उसने भी उसकी तरफ हाथ हिलाया कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूं, तुम अपनी बियर को एंजॉय करो, मैं सॉन्ग को एंजॉय कर रहा हूं। उस बाउंसर ने भी रोमी का बहुत उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छे से गा रहे हो, तुम बिल्कुल आग लगा दोगे स्टेज के ऊपर, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ऐसा ही कुछ करते रहो। लिटरली रोमी के अंदर उस टाइम पर शरीर में उसके एड्रेनलिन रश कर रहा था, उसका उत्साह बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका था। लगभग अब रोमी इस गाने के अंतिम पहरे पर ही पहुंच चुका था। अब ये पहरा फिनिश करते ही उसका गाना खत्म हो जाता, उसकी परफॉर्मेंस खत्म, पूरी की पूरी ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश और वो जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता। बट जैसे ही उसने उस गाने के अंतिम पहरे को गाना शुरू किया, इसी अंतिम पहरे में उसको एक ऐसा आलाप लेना था, बहुत ऊंचा सा एक हाई नोट का, और जैसे उसने उस आलाप को लेना शुरू किया, उसने माइक के अंदर उसको गाना शुरू किया, उसकी आवाज उस आलाप की वजह से लगभग क्रैक हो गई, चोक हो चुका था उसका गला, उसके गले से ऐसे आवाज निकली जैसे कि उसकी आवाज टूट रही हो, कुछ कड़क बज रहा हो। अब जैसे ये चीज रोमी ने नोटिस करी कि हाँ उसका आलाप टूट चुका है, वो सही से नहीं गा पा रहा। अब सामने मौजूद ऑडियंस जिसमें हर किसी ने ही दारू पी रखी है, बियर पी रखी है, सभी नशे में है, उन सभी ने जैसे नोटिस किया कि हाँ इस लड़के से गाना नहीं गाया जा रहा। सभी पहले बहुत ज्यादा सुरूर में थे और इसने उसका सुरूर आकर खराब कर दिया। ऑब्वियसली सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, सभी उसको बोलने लगे कि तुमने गाना ही गलत चूज किया है, तुमको ये गाना नहीं गाना चाहिए था, अगर नहीं गाना था तो मत चढ़ा करो स्टेज के ऊपर। ऐसे पॉइंट्स उसको बोलने लगे, लेकिन रोमी को लग रहा था कि वो अपनी आवाज को दोबारा से स्टेज के ऊपर ले आएगा, दोबारा से नॉर्मल कर लेगा। बट रोमी ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके गले से वो आलाप निकल ही नहीं पाया, वो लय नहीं निकल रही थी जो एक्चुअल में उसको लेनी चाहिए थी। और तभी रोमी का ध्यान घूमते घूमते अपने दोस्तों के ग्रुप के ऊपर गया और उसके दोस्तों बहुत ज्यादा उसका उत्साह बढ़ा रहे थे कि हाँ तुम कर सकते हो। बट उनके साइड में खड़ा हुआ वही इस बार का बाउंसर, वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने रोमी की तरफ देखा, उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो रोमी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे बस की नहीं है, लिटरली तुमने पूरे के पूरे गाने की ऐसी तैसी कर दी, तुमको अगर नहीं गाना आता तो तुम स्टेज के ऊपर मत चढ़ो। बहुत ज्यादा गुस्सा वो बाउंसर रोमी के ऊपर हो चुका था और इन बिटवीन रोमी को भी अंदर से लग रहा था कि किसी तरीके से वो थोड़ी सी और कोशिश करके अपने गाने को सही ट्रैक के ऊपर लेकर आ सकता है। बट उसने बहुत जोर लगाया, अपने गले से वो आलाप निकालने की कोशिश भी करी, बट वो आलाप उसके गले से निकला ही नहीं, वो लय उसके गले से निकली ही नहीं। और आलाप निकालते निकालते ही दोबारा से रोमी का ध्यान अपने दोस्तों की तरफ गया, उसके दोस्तों के साइड में खड़े हुए उस बाउंसर की तरफ गया। उस बाउंसर ने अब खुद से ही उस गाने को आगे गाना शुरू कर दिया, क्योंकि रोमी तो गा नहीं पा रहा था, उस बाउंसर ने ही खुद से अपने गाने को गाना शुरू कर दिया। वो इस गाने को लिटरली कंप्लीट करना चाह रहा था और अपने गाने को गाते गाते ही रॉबलिटो जो कि वो बाउंसर है, उसका हाथ नीचे की तरफ गया। उसने जो अपने बेल्ट के अंदर वो बंदूक रखी हुई थी, उस बंदूक को बाहर निकाला और सीधा सामने खड़े हुए रोमी की तरफ पॉइंट आउट किया और अपने हाथ से 2 बार ट्रिगर दबा दिया। लिटरली वो दोनों की दोनों गोलियां सीधा जाकर रोमी के सिर में लगी और रोमी ऑन द स्पॉट मर चुका था। वो गाना गाते गाते ही रोमी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये बाउंसर ने उसने क्या किया। और किसी देश का तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ फिलीपींस के अंदर ज्यादातर बार्स के अंदर इस गाने को गाना ही और बजाना ही बैन है। लिटरली वहां पर एक सॉन्ग ऐसा है जो देश के अंदर कोई भी ना तो ऊंची आवाज में चला सकता, ना ही उसे बजा सकता। बट अगर कोई बजाता भी है तो भी उसको बहुत सोच समझ कर बजाना पड़ता है कि क्या वो सही चीज बजा रहा है, अगर हाँ तो वो किन के सामने बजा रहा है। और ये चॉइस ही जो रोमी ने करी थी वो एक गलत गाने की थी। आपको आगे पता लगेगा कि वो गाना गलत क्यों था और वो कौन सा गाना था। और आप शायद विश्वास ना करें, बट 1998 से जब ये गाना रिलीज हुआ उसके बाद से ही आज तक तकरीबन 13 लोगों की जान इस गाने ने ली है, क्योंकि वो लोग इस गाने को गाने की कोशिश करते हैं बट सही से वो लोग गा नहीं पाते। और उस गाने की वजह से ही सामने जो खड़े लोग उसको सुन रहे हैं, उस गाने को सुन रहे हैं, उनमें से किसी एक को ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ पैरानोया चढ़ता है और उस पैरानोया के अंदर ही वो सामने गाने वाले को मार डालता है। और अभी तक तकरीबन 13 लोग इस गाने की वजह से मारे जा चुके हैं। और यही कारण है कि आज भी ना सिर्फ फिलीपींस में बल्कि और भी कई देशों में इस गाने को पूरे तरीके से बैन किया हुआ है। और इस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल सॉन्ग का नाम है माई वे, जिसे फ्रैंक सिनाट्रा नाम के सिंगर ने गाया था। और इसी गाने को उस दिन रोमी ने भी चूज़ किया उस कैरियोकी स्टेज के ऊपर गाने का।
बट किसी को भी अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर लिटरली उस पॉइंट पर आकर क्या हुआ। पूरा गाना रॉमी ने कंप्लीट कर दिया, बट एंड पहरे में आकर उसको वो अलाप क्यों नहीं लिया गया। वो पहले भी इस अलाप को ले चुका था, अब की बार उसके गले को आखिर क्या हुआ, वो अलाप क्यों नहीं ले पाया। और दूसरी बात, सामने खड़े हुए उस बाउंसर को आखिर क्या चढ़ा हुआ था, उसने आखिर कौन सा माल पी रखा था जो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने सीधा गोली निकालकर रॉमी के भेजे में ही उतार डाली। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस गाने को सुना है या फिर जो सुनते हैं वो आज भी मानते हैं कि इस सॉन्ग को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एड्रेनलिन उनके खून के अंदर रश करता है, उनके शरीर के अंदर रश करता है। और इसी के बाद से अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको सही से नहीं गा पा रहा तो उसके ऊपर गुस्सा आएगा। असल में इस गाने के अंदर सिर्फ यही है कि एक आदमी अपने बारे में बता रहा है कि उसने ज़िंदगी में आखिर क्या किया, वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिया। लिटरली इस गाने को सुनने के बाद आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी सी आ जाएगी। आप जरा इसको सुनकर जरूर देखिएगा, बट किसी के सामने गाना नहीं। दूसरी तरफ बार के अंदर बाउंसर्स को इसलिए रखा जाता है ताकि वहाँ आने वाले क्राउड को, जो कि ऑब्वियसली दारू के नशे में भंड होगा, उन आने वाले क्राउड को संभाल सके, उनके बीच में शांति बनाकर रख सके। बट नहीं, यहाँ पर तो कुछ और ही हुआ। यहाँ पर उस बाउंसर ने ही बेचारे सामने खड़े हुए रॉमी की जान ले ली। बट पता नहीं क्यों, अननोन रीजंस हैं इसके पीछे। क्या क्या कारण हो सकते हैं? सिर्फ ये गाना ही कारण था या फिर कुछ और कारण थे? बट हाँ, इस गाने की वजह से आज तक 13 मर्डर्स हो चुके हैं और वो भी ऑन रिकॉर्ड। आज भी ये गाना फिलीपींस के ज़्यादातर कैरियोके बार्स के अंदर या फिर कोई भी नॉर्मल बार हो उसके अंदर बजाना या फिर गाना पूरे तरीके से बैन है। आप भी कभी फिलीपींस जाएं तो इस गाने को सुनने की या फिर गाने की जिद मत करिएगा। खैर, आपको इन दोनों स्टोरीज के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही आपको इन स्टोरीज से रिलेटेड बैक स्टोरीज फोटोज को चाहिए हो तो मैं आज रात को मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा, वहां पर आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सबका कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।